हाय फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम साइंस। और आज इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये है क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 6 है ये, और इसका नाम है कंबशन एंड फ्लेम। तो देखिए आप सभी को पता है कि इस चैप्टर को मैं नोट्स की हेल्प से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं नोट्स में सारे इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं और उसके अंदर का जितना भी कॉन्टेंट है वो पॉइंट्स में है, प्लस मैंने जो इतने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कर दिया है। तो जिससे कि आपको बहुत इजी रहेगा जब भी आप लर्न करना चाहो, जब भी आप अपना चैप्टर रिवाइज करना चाहो तो आप बस इन हाईलाइटेड वर्ड्स को देखिए और हाईलाइटेड वर्ड्स से आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। और वही टॉपिक्स जो हैं वो आपके एग्जाम पर्पज़ के हिसाब से भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम ही है कंबशन एंड फ्लेम, और आपने इससे रिलेटेड जो चीज़ें वो अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि कंबशन क्या होता है और फ्लेम, ठीक है। तो आपने देखा होगा जिस तरह से कैंडल जब जलती है तो उसकी जो ऊपर फ्लेम है उसकी एक तरह से आप देख सकते हो कि पैटर्न वो बनाती है। इसके साथ ही कंबशन क्या है, आग लगना, ठीक है। कि आपको अच्छे से पता है कि आग लगने के लिए भी एक सप्लाईमेंट होनी चाहिए चीज़ों की, तभी जो आग है वो जलती है। तो उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो देखिए जैसे इंट्रोडक्शन में लिखा ही है कि इस चैप्टर में हम बिल्कुल कंबशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कितने तरह के कंबशन होते हैं, फ्लेम्स, साथ ही फ्यूल्स, और कितने प्रकार के फ्यूल्स होते हैं, क्योंकि जो फ्यूल्स हैं उनमें को जला के जो है हम अपने बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं। साथ ही जो पोल्यूशन है क्योंकि ये फ्यूल्स जलते हैं तो पोल्यूशन भी क्रिएट करेंगे, तो एयर पोल्यूशन ज़्यादातर होता है इससे, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही कंबशन ऑफ फ्यूल्स की, ये फ्यूल्स जो है इनका कंबशन किस तरीके से होता है, यानी ये किस प्रकार से जलते हैं। तो देखिए जो फ्यूल्स होते हैं, अब फ्यूल्स क्या हैं, तो ऐसे मटेरियल्स जो हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करें ऑन बर्निंग इन एयर, ठीक है। जब आप उसको खुले में जब जलाते हो जिससे कि आपको हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो ऐसे मटेरियल्स को हम फ्यूल्स कहते हैं। तो ये डेफिनेशन याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इजीली बन जाता है। नेक्स्ट है कंबशन। देखिए कंबशन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कंबशन प्रोसेस के लिए कुछ मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि द प्रोसेस ऑफ बर्निंग सब्सटेंसेज इन एयर, ऑक्सीजन विद एवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी इज कॉल्ड कंबशन। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप बर्निंग कर रहे हो सब्सटेंस का और एयर के मौजूदगी में, क्योंकि ऑक्सीजन एक सप्लाईमेंट का काम करती है। अगर आपने देखा भी होगा कहीं कहीं आग लगती है, अगर आप ऑक्सीजन का जो कनेक्शन है वो काट दो, सप्लाई काट दो ऑक्सीजन की, तो आग तुरंत बुझ जाती है। तो ये आप अपने घर में भी एक तरह से कैंडल को भी आप देखिएगा बिना ऑक्सीजन के अगर आप जलाने की कोशिश करेंगे तो वो जलेगी नहीं। तो यही चीज़ है कि ऐसा प्रोसेस बर्निंग करने का सब्सटेंस किसकी मौजूदगी में, एयर यानी ऑक्सीजन। तभी देखिए स्लैश करके ऑक्सीजन लिखा है, क्योंकि एयर में बहुत सारे अदर गैसेज भी होती हैं, बट आग मतलब कंबशन के लिए ऑक्सीजन बहुत इन्वॉल्व होती है, ज़रूरी होती है। विथ एवोल्यूशन साथ में हीट और लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, तो इस प्रोसेस को हम कंबशन बोलते हैं। कंबस्टिबल मटेरियल्स को क्या है, कंबस्टिबल मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स हैं जो जल जाते हैं और उनको जलाने के टाइम पे आपको हीट मिलेगी, ठीक है। तो डेफिनेशन देखिए, द मटेरियल्स डेट बर्न ऑन हीटिंग, यानी हीटिंग पे किसी चीज़ को जब आप गर्म कर रहे हो तो वो मटेरियल आग पकड़ ले, जल जाए, और साथ ही हीट, उसके साथ ही वो और हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करें, उन मटेरियल्स को हम कंबस्टिबल मटेरियल्स कहते हैं। जैसे एलपीजी हुआ है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कैंडल है, पेपर है, वुड है, एक्सेट्रा। तो आपने देखा होगा जब हम इन चीज़ों को जलाते हैं तो ये जल जाते हैं और उसके साथ ही ये और ज़्यादा हीट यानी गर्मी और ज़्यादा लाइट जो है वो आपको प्रदान करते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स को हम कंबस्टिबल मटेरियल्स कहते हैं। आप इसके जस्ट अपोजिट लर्न कर लीजिए, नॉन कंबस्टिबल मटेरियल्स। तो बस पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है कि ऐसे मटेरियल्स जो जलाने पे जलते नहीं हैं, या फिर वो ज़्यादा जब जलते ही नहीं है तो जाहिर सी बात है ना वो हीट देंगे ना आपको लाइट देंगे, तो उन मटेरियल्स को हम कहते हैं नॉन कंबस्टिबल मटेरियल्स। जैसे स्टोन्स हैं, आप कोशिश करिए स्टोन्स जलाने की, क्या वो जलते हैं? ग्लास पीसेस, कांच के टुकड़े हों या मेटल्स हों, अगर आप उन्हें जलाते हैं तो वो नहीं जलेंगे। तो ऐसे मटेरियल्स को याद रखिएगा, इन्हें हम नॉन कंबस्टिबल मटेरियल्स कहते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे, तो ये है प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन, यानी कंबशन के टाइम पे क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जो रिक्वायर भी होते हैं और जो बनते भी हैं, ठीक है। तो जैसे कि फ्यूल्स आर मोस्टली हाइड्रोकार्बन, जैसे फ्यूल्स हैं जो कि कंबशन के लिए यूज़ होते हैं, कंबशन के प्रोसेस में इनको जलाया जाता है जिससे लाइट और हीट एनर्जी प्राप्त की जाती है। तो जो फ्यूल्स होते हैं मोस्टली ये हाइड्रोकार्बन से मिले होते हैं, मतलब मिलके बने होते हैं। डाटा सब्सटेंस यानी हाइड्रोकार्बन से, इसका मतलब फ्यूल्स जो हैं वो किन सब्सटेंसेस से मिलके बने हैं, तो ये बने हैं कार्बन और हाइड्रोजन। इसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, व्हेन अ हाइड्रोजन इज बर्न्ड, हाइड्रोकार्बन, जब ये हाइड्रोकार्बन यानी जो फ्यूल्स हैं ये जब कंप्लीटली बर्न होते हैं किसकी मौजूदगी में, ऑक्सीजन की। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो जब ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में, प्रेजेंस में जब ये कंप्लीटली जल जाते हैं
तो इसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं और साथ ही वाटर वेपर को, और इसके साथ ही वो हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद आते हैं कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन। जैसे मैंने बताया था आपको, किसी भी चीज़ को जलने के लिए कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। तो जैसे कंबशन यानी कंबशन के प्रोसेस के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो पहला जो है, देखिए सब हेडिंग्स में मैंने डिवाइड कर दिया यहाँ पे, उसके अंदर उसको एक्सप्लेन भी किया है। तो इसी तरीके से जब क्वेश्चन आएगा ये, तो आप इसी तरीके से लिखिएगा तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कि पहले पॉइंट क्या है, सपोर्टर ऑफ कंबशन, कि कंबशन के सपोर्ट करने के लिए क्या रिक्वायर है। सो सबसे पहली बात कि कंबशन का प्रोसेस यानी किसी चीज़ में आग लगने के लिए ज़रूरी है सप्लाईमेंट ऑफ एयर, और एयर से मतलब है ऑक्सीजन। आप याद रखिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ऑक्सीजन। किसी और गैस की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही, किसी और एयर में किसी और गैस की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है ऑक्सीजन की। तो कंबशन प्रोसेस में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो आग, वो जो मटेरियल है कंबस्टिबल मटेरियल, उसमें आग पकड़ेगी नहीं। तो बिकॉज इट हेल्प्स इन द बर्निंग ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल्स, क्योंकि ऑक्सीजन की मदद से ही जो कंबस्टिबल मटेरियल होते हैं जो आग पकड़ सकते हैं, उनमें आग लग जाती है। नेक्स्ट है इग्निशियन टेम्परेचर। देखिए इग्निशियन टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है 1 मार्क का, और जब इसके अंदर आएगा तो आपका 3 मार्क्स अप्रॉक्स क्वेश्चन बनेगा। तो इग्निशियन टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसमें कोई भी चीज़ जो जलने वाली चीज़ है वो आग पकड़ ले। जैसे अगर आप पेपर में भी आप लगाओगे आग, तो आप देखते होगे जब मैच स्टिक से आप आग लगाते हो तो टाइम लगता है पेपर को जलने में। इसी तरह से वुड, लकड़ी को भी जलाने के लिए आपको टाइम लगता है, ठीक है। एक तो ये टाइम क्या है, ये टाइम वो टेम्परेचर है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक जब उसको हीट मिलेगी तब जाके वो चीज़ जलेगी। तो ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिसकी वजह से कोई चीज़ जलेगी, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं इग्निशियन टेम्परेचर और काइंडलिंग टेम्परेचर। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ्लैमेबल सब्सटेंसेज। तो थोड़े से इनफ्लैमेबल सब्सटेंसेस की भी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमें अच्छे से पता है कि सब्सटेंसेस विच हैव अ लो इग्निशन टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस आर कॉल्ड इनफ्लैमेबल सब्सटेंसेस। तो पहली बात कि इनफ्लैमेबल सब्सटेंसेस कौन से हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जिनका लो इग्निशन टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी आप इनका इग्निशन टेम्परेचर देखो तो इनका 100 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, यानी उतने कम में ये आग पकड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि अल्कोहल है, पेट्रोल है, केरोसिन, तो ये एकदम तुरंत आग पकड़ लेते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे पढ़ाइए, क्योंकि इनका टेम्परेचर सबसे कम है, इग्निशन टेम्परेचर लो टेम्परेचर है। तो बाकी सबके टेम्परेचर हाई है, तो उतने टेम्परेचर तक आपको वेट करना पड़ता है, बट इनका टेम्परेचर इतना कम है, इस वजह से ये चीज़ें आग जल्दी पकड़ लेती हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंबशन, कितने तरह के कंबशन होते हैं। तो पहला देखिए स्लो कंबशन, नाम से पता चल जाएगा आपको। फिर है रैपिड कंबशन। तो देखिए स्लो कंबशन क्या है, व्हेन अ कंबस्टिबल मटेरियल बर्न्स एट अ स्लो और मॉडरेट रेट इट इज़ कॉल्ड स्लो कंबशन। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप इतना पढ़ो, और बस आप हेडिंग से समझ जाओगे। स्लो कंबशन यानी धीरे धीरे होना, ठीक है। आपको अच्छे से याद होगा टॉर्टोइज और जो रैबिट की स्टोरी है, तो बस वही यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए थोड़ा सा। स्लो कंबशन कि ऐसे कंबस्टिबल मटेरियल्स जो बहुत ही स्लो और मॉडरेट रेट, मतलब बहुत टाइम लगता है उन्हें जलने में तो उसे कहते हैं स्लो कंबशन। रैपिड कंबशन क्या है, जो एकदम, ठीक है। व्हेन कंबशन एक्स एट अ मॉडरेट रेट टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी इट इज़ कॉल्ड रैपिड कंबशन। जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर हुआ, एलपीजी, कैंडल, सीएनजी, आप देखते हो तुरंत जल जाती हैं चीज़ें, आप बचाना भी चाहो तो बच नहीं पाती जल्दी। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस कंबशन। ये क्या होता है, ऐसे टाइप ऑफ कंबशन इन विच मटेरियल बर्स्ट इनटू फ्लेम विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ हीट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो ये इस एक तरीके का ऐसा कंबशन है जिसमें जो मटेरियल है एकदम बर्स्ट होता है, एकदम फ्लेम प्रोड्यूस करता है, फ्लेम में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे नहीं लॉ होती है कैंडल की, तो उसको फ्लेम बोलते हैं। तो इस तरह, और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ हीट, और इसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो, कभी कभी बिल्कुल हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो इसको हम स्पॉन्टेनियस कंबशन बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लोसिव कंबशन। तो नाम से समझ में आ रहा है एक्सप्लोड करना, यानी जैसे फायर क्रैकर जैसे होते हैं, जब वो जलते हैं तो आपने देखा होगा उससे आवाज़ भी आ रही है, हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है। तो ऐसे जलने वाली चीज़ों को हम एक्सप्लोसिव कंबशन बोलते हैं। एक्सप्लोसिव कंबशन जो होते हैं एक तरह का कंबशन रिएक्शन है जो कि अकर्स करता है सडनली विद द एवोल्यूशन ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेज। जब बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेज इन्वॉल्व होंगी, उसकी मदद से ही इस तरह का एक्सप्लोजन होता है। इस तरह के रिएक्शन को हम एन एक्सप्लोजन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है फायर फाइटिंग।
यानी जब कहीं आग लग जाती है तो किस तरह के हालात हो जाते हैं। देखिए जो फायर है वो बहुत ही नुकसानदायक हो सकती है अगर उसे टाइम पे कंट्रोल ना किया जाए। इसी वजह से हर एक सिटी में एक फ़ायर स्टेशन ज़रूर होता है और फायर स्टेशन के नंबर आप सभी को रखने चाहिए, क्योंकि कभी भी जब इस तरह की कंडीशन आती है तो तुरंत जो है फायर स्टेशन में कॉल करके उनको बुलाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से फिर वो प्रॉपरली जो है, क्योंकि आग भी अलग अलग तरीके की होती है तो उनको बुझाने का तरीका भी अलग अलग होता है। फिर देखिए पहला पॉइंट है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सबसे पहली बात कि अगर आप प्रिवेंट कर लो किसी भी चीज़ को, पहले से आप ठीक रखो तो आई थिंक बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद रिड्यूसिंग द इग्निशन टेम्परेचर, जो इग्निशन टेम्परेचर है जिसमें चीज़ जलती है उसको रिड्यूस कर दो और तो भी आग लगने से बच सकती है। नेक्स्ट है कट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई आप बंद कर दो तो आग जलेगी ही नहीं। और नेक्स्ट है फायर एक्सटिंग्विशर, यानी फायर आग बुझाने के लिए एक्सटिंग्विशर्स आते हैं, उनका इस्तेमाल करके आग बुझाई जा सकती है। अच्छा, जो मोस्ट कॉमनली फायर एक्सटिंग्विशर जो यूज़ होता है वो है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। इसका नाम याद रखिएगा क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो आप ये बता सकते हैं। नेक्स्ट है ये जो फायर एक्सटिंग्विशर से इसका 3 पार्ट्स होते हैं। देखिए कोई भी चीज़ है तो उसके क्लासिफिकेशन होता है 3 चीज़ें या 4 चीज़ों में बटा है, तो फायर एक्सटिंग्विशर के भी 3 चीज़ों में बटा है। उसके 3 पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कंटेनर, सेकंड बॉटल और थर्ड है नॉब। कंटेनर क्या है? ये कंटेनर जिसमें पूरा सोल्यूशन जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का फिल होता है। ये एक मेटेलिक सिलेंडर होता है। इसके बॉटम पे विच राइजेस टू अ प्लंगर विद अ शार्प एंड, तो एक प्लंगर होता है जिसमें शार्प एंड होता है। इसका बॉटल है जो ऑन द शार्प एंड, जो शार्प एंड खत्म हो रहा है ऑफ द प्लंगर, वहाँ पे आपको एक ग्लास बॉटल दिखेगी फिल्ड जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड है और जो कि सराउंडेड है बाई अ वायर गॉज केज। थर्ड है नॉब। नॉब देखिए देयर इज अ नॉब विच इज़ यूज टू प्रेस द फायर एक्सटिंग्विशर इन केस ऑफ फायर। तो एक नॉब है, जब आपको आग बुझानी है तो उस केस में आप फायर वो प्रेस करोगे नॉब, तब जाके वो आग बुझेगी। मतलब उसी में से सारा की जो जितना भी सिलेंडर के अंदर जो भी फिल मटेरियल है वो निकलेगा और आग बुझाएगा। दिस टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर शुड नॉट बी यूज फॉर फायर्स कॉज बाय। अच्छा, ये चीज़ और आपको याद रखनी है कि इस तरह की देखिए हर चीज़ के लिए अलग अलग तरह से आग बुझाई जाती है। तो जब इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से जब कोई आग लगती है तो उस टाइम ये फायर एक्सटिंग्विशर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, क्योंकि अगर आपने किया तो इससे आपको ही प्रॉब्लम सकती है कि एज कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गुड कंडक्टर एंड द पर्सन यूजिंग इट कैन गेट अ सेवेयर इलेक्ट्रिक शॉक। क्योंकि जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से भी आग को बुझाने में मदद मिलती है। बट यहाँ पे आप देखिए कि अगर आपने इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के टाइम पे अगर, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर में भी कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट में अगर देखा जाए उस केस में, तो अगर आपने वो कर दिया तो फिर उस पर्सन को जो है जो ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर रहा है उसको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है, जो कि उसके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। फ्लेम्स क्या है? देखिए फ्लेम ए आर रीजन ऑफ बर्निंग गैसेज इज कॉल्ड फ्लेम। तो वो रीजन जिसमें गैस बर्न करती है, जलती है एक पर्टिकुलर रीजन में, उसको हम फ्लेम कहते हैं। यानी आग की लपटें आपने देखी होंगी, जो लपटें होती हैं, लौ होती है वो, तो दिया और जो मोमबत्ती होती है उसकी लौ होती है, बट जब बहुत ज़्यादा भयंकर आग लगती है तो उसकी लपटें हम कहते हैं हिंदी में। अच्छा, व्हेन देयर इज अ सफिशिएंट सप्लाई, और जाहिर सी बात है जब सफिशिएंट ऑक्सीजन खुली एयर में मौजूद होती है तो ये आग बढ़ती रहती है, हवा चलती है तो उसकी वजह से आग बढ़ती रहती है, जब तक कि वो सब्सटेंस यानी जब तक वो गैस जिसमें आग लगी है किसी भी चीज़ में, जब तक वो कंप्लीटली जल नहीं जाएगी कोई चीज़, तब तक वो आग बुझती नहीं है। तो देखिए व्हेन देयर इज अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन द सब्सटेंसेस बर्न कंप्लीटली प्रोड्यूसिंग अ नॉन ल्यूमिनस और ब्लू फ्लेम। तब ये क्या प्रोड्यूस करेंगी? या तो नॉन ल्यूमिनस होगा यानी ब्लू फ्लेम जो है वो प्रोड्यूस करेंगी। इनसफिशिएंट, अगर इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अगर प्रॉपर सप्लाई ऑक्सीजन की नहीं मिल रही है, तब ये जो फ्लेम है वो येलो कलर की आपको दिखेगी। यानी आप समझ जाओगे अगर ब्लू फ्लेम है तो समझ जाओ कि ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी खासी है और चीज़ वो अच्छे से जलेगी, और अगर थोड़ी ऑक्सीजन की सप्लाई कम है तो वो येलो कलर। मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर थोड़ी सी ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है, कलर से आप समझ जाओगे कि हाँ आप धीरे धीरे आग बुझने वाली है। इसके बाद है कैंडल फ्लेम। तो देखिए लाइट लाइक कैंडल, आप एक कैंडल जलाइए और उसकी फ्लेम को थोड़ा ऑब्जर्व करिए। तो जो उसकी फ्लेम है यानी जो लौ है, जो आग वास्तव में आपको दिख रही है जलती हुई, वो डिवाइडेड है होती है 3 मेन जोन्स में, और डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ एयर इट रिसीव्ड। और ये भी डिपेंड करता है कि जो मोमबत्ती है उसको किस अमाउंट में कहाँ कहाँ तक जो है एयर मिल रही है यानी ऑक्सीजन मिल रही है। तो इसी हिसाब से 3 मेन जोन्स में ये डिवाइडेड है। जैसे कि ब्लू जोन्स, तो सबसे पहले ब्लू जोन्स, तो आपने ब्लू कलर पढ़ा था कि ब्लू कलर आपको दिखे तो समझ जाइए कि ऑक्सीजन की बहुत अच्छी खासी सप्लाई हो रही है। तो नियर द बेस ऑफ फ्लेम, तो ये फ्लेम का जो बेस होता है जहाँ पे फ्रेश एयर रैपिडली मिक्सेस विद वैक्स वेपर, क्योंकि वैक्स के वेपर है वहाँ पे मोमबत्ती में, क्योंकि वैक्स से बन के बनी है मोमबत्ती, तो वहाँ पे, और जहाँ पे मोल्टन वैक्स है, जहाँ पे पिघला हुआ वैक्स है, क्योंकि वहाँ पे फ्रेश एयर मिल रही है उसको, तो वहाँ पे आपको ब्लू कलर दिखेगा।
अ पार्ट ऑफ वैक्स वेपर ऑलमोस्ट कंप्लीटली बर्न्स एंड गिव्स राइज टू ब्लू फ्लेम। तो ये आप याद रखिएगा, ब्लू फ्लेम यहाँ पे दिखता है, जो बॉटम पार्ट है और जो मॉल्टन वैक्स का पार्ट है वहाँ पे। डार्क इनर जोन क्या है, देखिए दिस जोन कंसिस्ट ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर। ये वो जोन है जहाँ पे अनबर्न्ड, अभी तक जला हुआ वैक्स नहीं है, ठीक है। गिवन ऑफ बाई द मॉल्टन वैक्स, इट इज़ द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, और ये कोल्डेस्ट पार्ट होता है फ्लेम का। ल्यूमिनस जोन क्या है, आप पार्शियल कंबशन, पूरा अच्छे से जली भी नहीं है, तो एक पार्शियल कंबशन है वैक्स वेपर का, टेक्स प्लेस विद द लिबरेशन ऑफ अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी, जहाँ पे बहुत सारा लॉट ऑफ हीट एनर्जी, पार्शियल मतलब थोड़ा जला भी है और अच्छे से जला भी नहीं है, ठीक है, आधा जला हुआ समझ लीजिए, और वहाँ से हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। कार्बन पार्टिकल्स इन टर्न गेट वेरी हॉट एंड इमिट येलोइश लाइट, और येलोइश लाइट यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है नॉन ल्यूमिनस जोन, तो ये आउटर मोस्ट पार्ट है फ्लेम का। इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट बर्निंग ऑफ वेपर ऑफ वैक्स, यहाँ पे कंप्लीटली जो वेपर है वैक्स की वो जले होते हैं और कार्बन पार्टिकल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है फ्यूल। देखिए फ्यूल क्या होते हैं, ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो बहुत ईजिली जल जाए, अवेलेबल भी हो और ईजिली जल जाए एयर पे, ठीक है, एक मॉडरेट रेट पे, बहुत सारी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करें, अपने पीछे किसी भी तरह का वेस्ट मटेरियल, रेजिड्यू मतलब होता है वेस्ट, अनडिजायरेबल, जो आपके किसी काम का नहीं है, जब वो चीज़ नहीं छोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा हीट देते हैं, अच्छे से जल जाते हैं, आपके मौजूद होते हैं, आपको इजीली मिल जाते हैं, अच्छे से जल जाते हैं, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, किसी तरीके का वेस्ट नहीं छोड़ते, उनको हम फ्यूल कहते हैं। कैलोरिफिक वैल्यू देख लेते हैं फ्यूल का। आप कैसे पता करोगे कि कौन सा फ्यूल अच्छा है, तो देखिए जो अमाउंट हीट एनर्जी, जो भी एक कोई भी फ्यूल होता है, जब वो कंप्लीट आप उसको जलाते हो, जैसे 1 kg फ्यूल आपने अच्छे से जला दिया, ठीक है, प्योर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो जो भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई जिस अमाउंट में, उसको हम उसकी कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल कहते हैं, यानी उस फ्यूल ने कितना कैलोरिफिक वैल्यू जो है प्रोड्यूस की। इस यूनिट को जो है कैलोरिफिक वैल्यू की जो यूनिट को हम किलो जूल में या केजी में नापते हैं, जो जितना ज़्यादा कैलोरिफिक वैल्यू होगा उतना ही अच्छा फ्यूल होगा, यानी जितना वो अच्छे से जलता है, जितनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है बिना किसी वेस्ट को छोड़े हुए, तो उतना अच्छा फ्यूल वो माना जाता है। जैसे हाइड्रोजन का सबसे हाईएस्ट कैलोरिफिक वैल्यू है, क्योंकि इसको जलाने के बाद ये कोई भी पोल्यूटिंग गैस नहीं छोड़ता, कोई वेस्ट नहीं छोड़ता और बहुत अच्छे से ये जलता है। ओनली रेजिड्यू विच इज़ वाटर, और जो सिर्फ एक रेजिड्यू छोड़ता है जो कि वाटर, जो कि काम ही आता है, कोई वेस्ट नहीं होता। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गुड फ्यूल की, याद रखिएगा, पूछे जाएंगे आपसे, हाइड्रोजन के बारे में पूछ सकते हैं। सबसे पहली बात गुड फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि ये चीप, सस्ता होना चाहिए और हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। ईजी टू स्टोर, अच्छे से इसको रख लो, दिक्कत ना हो रखने में। हाई कैलोरिफिक वैल्यू, यानी जलने पे ज़्यादा हीट दे, एनर्जी प्रोड्यूस करे और वेस्ट कम दे। इग्निशन टेम्परेचर, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर पर जल जाए चीज़, ऐसा नहीं कि बहुत लो टेम्परेचर पर जल जा रही है तो वो वेस्ट हो सकता है, कभी भी वो तो जल जाएगी, तो इससे आग का खतरा है। मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर ठीक रहता है, अगर हाईएस्ट इग्निशन टेम्परेचर हुआ तो उसमें भी दिक्कत है, बहुत टाइम लग रहा है जलाने में। मॉडरेट रेट ऑफ कम्बेशन, थोड़ा सा कम्बशन का जो रेट हो मॉडरेट हो, ऐसा नहीं कि तुरंत आग पकड़ ले या कम पकड़े। लीव नो रेजिड्यू, साथ ही रेजिड्यू बिल्कुल वेस्ट मटेरियल ना छोड़े। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं फ्यूल्स का इस बेसिस पे। देखिए सॉलिड फ्यूल्स होते हैं, लिक्विड फ्यूल्स होते हैं, गैसेस फ्यूल्स होते हैं। जो सॉलिड हो, रूम टेम्परेचर पे जो भी चीज़ें आप रखते हो सॉलिड फॉर्म में हो तो वो सॉलिड फ्यूल्स हुए, जैसे वुड है, कोल है। लिक्विड फ्यूल्स जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होंगे, पानी जैसे फॉर्म में होंगे, उन्हें हम लिक्विड फ्यूल्स बोलेंगे, जैसे पेट्रोल और डीजल है। गैस रूम टेम्परेचर पर अगर गैस फॉर्म में है, जैसे हाइड्रोजन, मीथेन, तो उन्हें हम गैसेस फ्यूल्स बोलेंगे। गैसेस फ्यूल्स बेस्ट फ्यूल्स माने जाते हैं, क्यों? क्योंकि इनकी हाईएस्ट कैलोरिफिक वैल्यू है, बहुत अच्छा देते हैं, जलने के बाद बहुत अच्छी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ते, ईजिली कंफर्टेबल हैं, अवेलेबल होते हैं और चीप होते हैं कॉस्ट में भी। अच्छा पोल्यूशन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये जो कंबशन हम फ्यूल्स का करते हैं भाई, पोल्यूशन भी इससे बहुत ज़्यादा होता है। तो इफेक्ट्स क्या हैं हार्मफुल गैसेस के, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, गैस के पर्पज़ से ठीक है हमने पढ़ा, गैसेस तो बहुत अच्छी होती हैं बट पोल्यूशन भी होता है। देखिए तो क्या है, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड इफ इनहेल्ड रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, दस कैन कॉज डेथ ड्यू टू सफोकेशन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन की कम हो जाओ, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हमने ले ली तो हमारे ब्लड में अगर आप देखो तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो जिसकी वजह से आपको सफोकेशन होगी और डेथ भी हो सकती है, और क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपने देखा होगा कि जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। धीरे धीरे जिस हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड और भी चीज़ों से रिलीज हो रहा है, जिससे कि वातावरण बहुत गर्म हो जाता है, टेम्परेचर बहुत हाई कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है
और ग्लोबल वार्मिंग जिसकी वजह से आप देख सकते हो टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है, CO2 की वजह से ही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से इतना टेम्परेचर हाई हो जाता है कि आपने देखा होगा जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होने स्टार्ट हो गए हैं, जिससे ओशन वाटर का लेवल ज़्यादा हो रहा है और धीरे धीरे बहुत फ्लड वगैरह इस तरह की चीज़ें होने लगी हैं। नेक्स्ट है लेड कंपाउंड्स। तो ये भी एक्सट्रीमली बहुत पॉइजनस होते हैं। आपने थोड़े कुछ बहुत साल पहले था कि मैगी में भी जो है लेड कंपाउंड पाया गया था, जिससे कि मैगी बैन हो गई थी। फिर आपने देखा कि किस तरह से वो फिर आई मार्केट में, फिर उसी तरह से पॉपुलर हुई। तो ये चीज़ें हैं क्योंकि ये चीज़ें नुकसान करती हैं। तो ये जो लेड कंपाउंड है अगर ये थोड़ी मात्रा में भी होगा तो इससे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ें जो खाने वाली चीज़ें आप जब उनमें इस तरह की चीज़ें होंगी तो जाहिर सी बात है वो पॉइजनस होगा। धीरे थोड़ा थोड़ा अमाउंट में जब आप खाते रहोगे तो एक दिन वो बहुत ही एक्सट्रीमली पॉइजनस हो जाएगा। तो देखिए जो लेड कंपाउंड्स हैं इसी तरीके से वातावरण में भी अगर किसी भी माध्यम से आप ले रहे हो तो ये पॉइजनस बिल्कुल जहर का काम करेंगे, ब्रेन की ग्रोथ नहीं होने देंगे। ब्रेन स्पेशली चिल्ड्रन में देखिए, हाँ, तो उसकी ग्रोथ नहीं होने देते ये। सल्फर डाइऑक्साइड देखिए किस तरह से ये सब चीज़ें कितनी हानिकारक हैं। इट इज़ प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ, जब हम पेट्रोल और डीजल जो ऑटोमोबाइल्स जो भी हम व्हीकल्स यूज़ करते हैं तो बिल्कुल पेट्रोल और डीजल की मदद से करते हैं। तो ये जो हमारे व्हीकल्स चलते हैं पेट्रोल डीजल की मदद से, तो इनकी बर्निंग की वजह से भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज़ होती है। अच्छा, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये रेन में जब बारिश होती है, क्योंकि हवा में मौजूद होती है सल्फर डाइऑक्साइड, और जब बारिश होती है तो बारिश में ये एसिड मिल जाता है, यानी बारिश में ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है जो कि एसिड रेन कहलाती है। और ये एसिड रेन का फिर बहुत अलग अलग इफेक्ट होता है। आपने देखा होगा पेड़ पत्ते जो होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं, जल जाते हैं। इवन जो बिल्डिंग्स का कलर होता है, जैसे ताजमहल का कलर जो बहुत एकदम वाइट है, वाइट मार्बल्स के लिए जाना जाता है, उसका कलर येलोइश होने लगा था। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो होने लग जाती हैं। तो यही है, गवर्नमेंट भी बहुत काम करती है कि इसको थोड़ा कंट्रोल किया जाए, बट एज अ सिटीजन और एज अ नागरिक भी हम लोगों को भी इसके लिए थोड़ा सा काम करना चाहिए इन सारे पोल्यूशंस को कम करने के लिए, क्योंकि फाइनली तो हमारा ही इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है जिसमें हमें सभी को रहना है। सो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इसी तरीके से हमारी ऑनलाइन क्लासरूम सोशल साइंस चैनल भी है, जहाँ पे आपको आपके हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी से रिलेटेड सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं, नोट्स अवेलेबल हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप प्लीज़ विजिट करिए। और जब भी आप मेरे चैनल पे आते हो आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाया करिए, क्योंकि प्लेलिस्ट ऑप्शन पे आपको आपके क्लास वाइज सारे चैप्टर अवेलेबल हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू एवरीवन।